अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। लाहौर बोर्ड का पहले ग्रुप 1 सॉल्व किया था, आज ग्रुप 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, आ हॉकी टीम वन 62% ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ। व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट। कह रहे हैं हॉकी टीम है, उसने मैच खेले हैं, 62% जीती है और 26 ड्रॉ हो गया, मतलब हार जीत का खासा बराबर हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट, वो हारे कितने हैं। अभी उन आपको सिर्फ अब देखें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं हम। अंदर ये आपका 1.2 का क्वेश्चन है आई थिंक जी। 1.2 का क्वेश्चन है आपका, 1.2 का 3 क्वेश्चन है। अब आप हम सॉल्व करने लगे हैं, अपने डाटा देख लें। अंदर से बना लेते हैं परसेंटेज ऑफ हारे हुए मैचेस कितने हैं, जीते हुए कितने हैं, और फिर उस लिहाज से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आप लिखें हॉकी टीम वन, हम मैच परसेंटेज ऑफ वन मैचेस लिख दिए, परसेंटेज ऑफ हाँ जी वन मैचेस। हॉकी टीम वन 62% ऑफ देयर मैचेस वन। हाँ जी, परसेंटेज ऑफ मैचेस MATCHES मैचेस। कितने परसेंट मैचेस जीता है वो हॉकी टीम ने। 26 ऑफ ड्रॉ मैचेस, परसेंटेज ऑफ ड्रॉ मैचेस, परसेंटेज है ड्रॉ मैचेस की कितनी है उसने। परसेंटेज ऑफ ड्रॉ मैचेस कितनी है 26, ये 62 जीते थे, 62% वन किए थे और 26 मैचेस जो उनसे ड्रॉ हो गए थे। अब वो कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट, मैचेस दे लॉस्ट, वो जो जितना उन्होंने कहा है। आपको पता है परसेंटेज के इसमें से फाइंड करते हैं, आप आउट ऑफ 100 में से करते हैं। तो आप 100 माइनस 62 माइनस 26 कर दें और फिर जो आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा कि वो कितने परसेंट मैचेस हारे थे। 100 माइनस 62 माइनस 26 करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। जस्ट 12% साथ साइन लगा दे। ये आपका इतना सा क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ वन मैचेस, परसेंटेज ऑफ ड्रॉ मैचेस, परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट, और इतने मैचेस वो हार गया था, तो ये आपके पास आंसर आ गया 12% हार गए थे, हॉकी टीम खेल रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एट उशर ऑन अ राइस क्रॉप ऑफ वेट दिस प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज इफ द प्राइस ऑफ 40 kg राइस इज दिस। वो कह रहे हैं कि 40 kg जो उनसी की आपके पास 40 kg जो उनसी राइस क्रॉप्स है उसके ऊपर आप बताएं पैदावार है। उन्हें क्या मसनी ज़राए की मदद से पैदा की गई 3000 किलोग्राम चावल की फसल पर उशर की रकम निकाली है, जबकि 40 किलोग्राम चावल की कीमत 2000 रुपये है। तो आप पहले लिख लें दी प्राइस ऑफ 40 kg राइस। प्राइस ऑफ 40 kg राइस कितनी है 2000। प्राइस ऑफ 1 kg राइस, जब एक चीज़ की कीमत मालूम करनी हो ना तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये 2000 आपको दिया हुआ था, इसे 40 पर डिवाइड कर दे। 2000 डिवाइडेड बाई 40, 2000 डिवाइडेड बाई 40, तो आपके पास एक चीज़ की कीमत आ गई 50, 50। प्राइस ऑफ 1 kg राइस, ये तो बड़े सस्ते मिल रहे थे तब, 50 रुपये में। ठीक हो गया। प्राइस ऑफ 30 kg राइस। अब आगे आपने उन्होंने बोला था कि हाँ जी 3000 kg राइस, 3000 kg जो उनसे है ना चावलों की कीमत बताएंगे कितनी होगी। एक की कीमत आपके पास 50 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो आपकी वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 3000, तो वो आ जाएगी आपके पास इतनी। तो आप लिखेंगे 3000 चाहिए, एक की कीमत 50 है, 5 3 बार 15 ही होता है, तो 1 2 3 और 4 सिफर आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ उशर। उशर के लिए हम दो कंडीशन देखते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप ऊपर देखें बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, मतलब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर उशर अमाउंट यानी कितनी होती है 5%। तो अब मैंने इधर अमाउंट लिख दिया, रेट ऑफ उशर लिखूंगी तो वो 5% होगा, फिर अमाउंट लिखूंगी तो परसेंटेज ख़त्म करूंगी। तो आप पहले इधर रेट ऑफ उशर ही लिख लें। रेट ऑफ उशर कितना है 5%। अब अमाउंट ऑफ उशर लिख लें चाहे
उन्होंने पूछा है प्राइस ऑफ प्रोड्यूस बाय, हाँ जी। तो अब आप जस्ट अमाउंट ऑफ उशर ऑन अ राइस क्रॉप, अमाउंट पूछी हुई है AMOUNT, अमाउंट ऑफ उशर लिख लें, जस्ट अमाउंट लिख लें, ठीक है। 5 है, परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाती हूँ और 1 5 कितने सिफर थे हमारे पास, 4, 1 2 3 एंड 4, यूनिट 10 100,000 10,000 और लॉग। अब आप देखें मैं पहले डिवाइड करती हूँ, 5 लिखती हूँ डिवाइडेड बाय 100 लिखती हूँ, तो आपके पास आ गया 0.05, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 5 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, तो ये आपके पास आ गया 7500 रुपीज़, 700 रुपये के। सही हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। आपको 40 केजी की दी हुई थी, 1 केजी की फाइन करनी थी, तो प्राइस ऑफ 40 केजी लिख ली, प्राइस ऑफ 1 केजी, जब 1 केजी लिखेंगे ये जो 2040 ने ऊपर नीचे रख के डिवाइड करना है, 40 नीचे रखना है। तो आप प्राइस ऑफ 3 केजी 3000 केजी राइस की कीमत आपके पास आ गई। फिर उस रेट ऑफ उशर था आर्टिफिशियल रिसोर्स पे, तो 5% लिया और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखें, एट व्हाट अमाउंट rate of profit would a sum of rupees this will increase to this 3 year and 4 month। ठीक है, आपके पास अमाउंट जो सी हो गया वो बढ़ कर आपके पास बढ़ कर क्या हो गया, 680 थी, उसे 850 हो गया। ज़ाहिरा अब आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपकी रकम बढ़ कर उधर 680 रुपये से 840 850 हो गई है। तो आप लिख लें 850 माइनस 680, तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 170 का प्रॉफिट हुआ था। ये आपके पास आई वैल्यू आ गई। अब वो आपसे कह रहे हैं अच्छा जी, रुपीज़ दिस इन 3 years and 4 month, 3 years what at what amount rate of profit would be। अच्छा, आप 3 years और 4 month को हम सॉल्व करेंगे, 3 years और 4 मंथ को हमने सॉल्व करना है। वो सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, आपने रेट पूछना है, व्हाट रेट, हाँ जी, व्हाट एनुअल रेट, आपसे रेट उन्होंने पूछा हुआ है, रेट आपको नहीं पता, ठीक है, रेट आपको पता ही नहीं है। इसको कैपिटल कंपाउंड का जिक्र नहीं है, तो इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूँगी। और व्हाट रेट आपको नहीं पता, उसकी जगह आप क्वेश्चन मार्क लगा लें कि आपको नहीं पता कि रेट आपके पास कितना है। टाइम उन्होंने आपको कंडीशन दे दिया, आई आपने फाइन कर लिया वह टाइम के लिए, वो आपसे कह रहे हैं 3 years and 4 month, 3 YEARS years and 4 months, MONTHS, इसे एक बनाना है, या तो ईयर्स में बनाए, ईयर्स में बनाएंगे क्योंकि ये एनुअल रेट के साथ एनुअल का जिक्र है, मतलब रेट आपका एनुअल में है, तो आपके पास टाइम भी एनुअल यानी साल ही में होना चाहिए। तो मैं इसको 4 मंथ को सॉल्व करूँगी, 3 years की जगह ईयर एंड की जगह प्लस लगा दूँगी, 4 मंथ की जगह, 4 मंथ को अब ईयर में कर रहे हैं, तो एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं नीचे 12 लिख दूँगी 1, ठीक है। अब 3 प्लस 4/12 को चाहे डिवाइड कर लें, तो वो आपके पास आ जाता है 0.00333 करके देख लें, चाहे 4 वैल्यूज़ लिख लें, 0. हमें पॉइंट में ही वैल्यू लिख रही हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 12 0.33333 आ रहा है, तो मैं 4 दफ़ा 3 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसे +3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या आ रहा है, टाइम को आप मज़ीद सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम इज़ इक्वल टू 3.333 4 टाइम लिख लेगा, ठीक है। अब आप फार्मूला लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आपके पास आई का फार्मूला था ना, आई इज़ इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट, पी आर और टी था ना आपके पास जी, रेट और फिर टाइम, ठीक है। अब आपके पास आई की वैल्यू 170 है, पी आपके पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 680 है, ओरिजिनल प्राइस आपके पास 680 थी, बढ़कर से 850 होगी, इन दोनों को माइनस किया तो पता चला हमारे पास, हमें 170 का प्रॉफिट हुआ, वो इधर लिख दिया। और प्राइस आपके पास ओरिजिनल कितनी थी, 680 थी, और रेट आपके पास नहीं है, टाइम आपने अभी सॉल्व किया, वो आपके पास 3.333 और 3 था। अब ये दोनों मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दें, ठीक है। अब ये 680 लिखा कैलकुलेटर पर, 680 मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और 3.333 और 4 टाइम 3 लिखा था हमने, तो ये आ गया आपके पास 226.644। फिलहाल मैं ये सारी वैल्यू लिख रही हूँ, फिर इसे नीचे ले जाकर डिवाइड कर दूँगी, 226.644
4 और ठीक है। जब आपने और फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, तो 22266.644 मल्टीप्लाई बाय आप 100 भी कर दें और फिर और परसेंटेज में आपका आंसर आएगा, क्योंकि रेट आपका परसेंटेज में होता है तो हम इसे परसेंटेज में लिखेंगे। 170 ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय हमने लिख दिया 2266.644। ठीक हो गया, आपके पास ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, नज़र आ रहा होगा ना, तो आपके पास आ गया 7.5। तो यही आपके पास आपका आंसर है 7.5% है, 7.5%। आपके पास पीछे फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, उसका आंसर लिखा हुआ है 7 होल नंबर 1/2%। तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 7 2s are 14, 7 2s are 14 प्लस 1 कर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास 15/2। तो 15 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 7.5 ही आता है, और मेरा भी 7.5 ही आया है। तो ये आपका आंसर ठीक है, चाहे इस फॉर्म में लिख लें। इधर उन्होंने दूसरा फार्मूला लगाया था ना, इस वजह से उनका आंसर दूसरा है, जिसके नीचे 360 और डे का और वो मंथ का वो अलग अलग जोन सा है। मैं एक ही क्वेश्चन एक ही फार्मूले से कर रही हूँ। या रेट का था, इधर 100 लगा दिया और 7% का साइन, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फली दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्न 15% प्रॉफिट है अगेंस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ दिस, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ देयर शेयर्स आर इन द रेशोज दिस। ठीक है, टोटल प्रॉफिट लिख लें या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिख लें। TOTAL टोटल प्रॉफिट कितना है, PROFIT टोटल प्रॉफिट क्या है, यूनिट 10 100 1000 10,000 और लाख 7,50,000 इतना इसको प्रॉफिट हुआ है। अब रेशोज दी हुई हैं तो गिवन रेशो लिख दें और ATIOS रेशोज क्या दी हुई हैं, 2 3 और 5। सम ऑफ रेशो RADIOS सम ऑफ रेशोज 2 + 3 + 5, तो 5 6 7 8 9 और 1 10 10 हो गया। ठीक हो गया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि अली को कितना प्रॉफिट होगा, दानियाल को और अब्दुल्ला को। तो आप लिख सकते हैं अलीज शेयर। ठीक है, प्रॉफिट इन अलीज शेयर, अली कितना प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो लिख देंगे, और फिर जा प्रॉफिट अर्न बाय अली लिख दें, यही लिख दें प्रॉफिट अर्न बाय अली। ठीक है, तो कितना, पहली रेशो 2 थी, सम ऑफ रेशो 10 थी, टोटल प्रॉफिट 7,50,000 था। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, पहले 2 को डिवाइड कर देंगे 10 पर, 2 डिवाइडेड बाय 10 करके मल्टीप्लाई इक्वल प्रेस किया तो 0.2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई लगाया, फिर 7 5 1 2 3 और 4। तो ये आपके पास फली दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्न 15% प्रॉफिट अगेंस्ट एंड इन। अच्छा, वो कह रहे थे अली दानियाल और फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ देयर शेयर्स आर दिस। हमारी पर 15% नफ़ा हासिल करते हुए, तो नफ़े में हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए। ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर 15% लेते थे, कितना बना था 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7 5 1 2 3 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 ये बन गया। अब सम ऑफ रेशो आपके पास क्या थी, 2 डिवाइडेड बाय 10 जी, सही है। वो कह रहे थे पहले 15% निकाले ना इन्वेस्टमेंट का, 15% इसके ऊपर लेना, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हर एक में शेयर करना है। तो प्रॉफिट अर्न बाय अली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लिखनी, पहले इसके ऊपर 15% लेना है। टोटल प्रॉफिट ये था, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कहा था प्रॉफिट अगेंस्ट अर्न 15% प्रॉफिट
पहले इसके ऊपर 15% प्रॉफिट लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे बाकी अमाउंट में। टोटल प्रॉफिट इधर लिख दिया था हमने, ये था। तो दानियाल अर्न 15% प्रॉफिट अगेंस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ दिस। तो पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट आपको कितना हुआ था, वो प्रॉफिट आप लिखें इधर, टोटल प्रॉफिट जी कितना था 16 पर, इसके ऊपर 15 ऑफ 15% भी लिख दें। तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 7510 15% प्रॉफिट, इसमें 15% ऑफ। ठीक है, अब मैं इसी को करेक्ट कर देती हूँ। 15% ऑफ दिस लिखते हैं, 15 की जगह 15 डिवाइड की जगह परसेंटेज की जगह डिवाइड बाय 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और फिर ये वैल्यू। इससे सारों को सॉल्व करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय मैं 100 कर रही हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 5 1 2 और 3 सिफर है, 1 2 3 4 सिफर है, 3 4। तो ये आपके पास आ गया 112 तो यानी अब आपके पास वैल्यू है 112,500। आपने इसके ऊपर वैल्यू इसके ऊपर लेना है। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया 112,500। तो अब आप इसे लिखें 1125, ये हो गया, और 20 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 112,500। अब अली का प्रॉफिट निकालें। अली में रेशो 2 की, सम ऑफ रेशो आपके पास 10 था, 2/10 डिवाइडेड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 112,500। तो आपके पास आ गया 22500। अली इतना प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो 22500, ये आपके पास आंसर आ गया प्रॉफिट अर्न बाय अली। अली का आ गया। पहले आपने क्या करना था, ये इसका 15% इसके ऊपर लेना है, जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी, इन्वेस्टमेंट करके इतने पैसे आपके पास बचे थे और ये आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आपके हर एक में डिवाइड होगा। अली प्रॉफिट अर्न बाय अली, और आगे लिखें प्रॉफिट अर्न बाय दानियाल, प्रॉफिट EARNED अर्न बाय दानियाल। ठीक है, रेशो क्या थी, सेकंड रेशो 3 है, सम ऑफ रेशो 10 है, और अमाउंट आप आपने लिखनी है 112,500। ठीक हो गया। 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई क्या था 112,500। तो आपके पास आ गया 33,750। यूनिट 10 100,000 10,000 33,750। ये आपके पास दानियाल की आ गई। ठीक है, दानियाल को इतने पैसे मिल रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, और प्रॉफिट अली को इतना मिल रहा है। अब कौन सा रह गया, अब्दुल्ला, PROFIT, प्रॉफिट अर्न बाय EARNED अर्न बाय अब्दुल्ला, ABDULLAH। अच्छा जी, अब्दुल्ला। अब सेकंड थर्ड वाली रेशो 5 थी, सम ऑफ रेशो 10 था, और अमाउंट आपकी ये थी 15% निकाल कर जो ली थी 112,500। तो मैं लिख रही हूँ 5 डिवाइडेड बाय 10 कर देती हूँ, तो आपके पास आ गया 0.5 मल्टीप्लाई कर देती हूँ 112,500 से, वो आपके पास आ गया 56250। यूनिट 10 100,000 10,000 56,250। अब्दुल्ला को इतने पैसे मिल रहे हैं प्रॉफिट में। पहले ये लिख लेना, फिर एक लाइन छोड़ देना, 15/100 लिख के मल्टीप्लाई बाय 7500। कितने थे, 40 1 2 3 4 40 लगाकर फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने ये आपके पास इस इतने प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ था, इस प्रॉफिट को आपने आपस तीनों लोगों में डिवाइड कर देना था। नेक्स्ट आ गया या आप कुछ फंड्स दिए गए हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं। अब वो उसके पास इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन इज दिस देन कैलकुलेट हिज नेट टेक होम सैलरी। वो घर कितने पैसे लेके जाएगा अगर उसको इतने इतने डिडक्शन होता है, यानी कम ही कर देना, यानी वो निकालता जा रहा है 400 रुपया उसने पहले पैसे दिए हुए हैं, फिर उस टैक्स का नेम दिया हुआ है कि 400 रुपया इनकम टैक्स का निकाला था, और ये
फंड्स का निकाला था, फिर जीपी फंड्स निकाला था 1500 एंड ग्रुप इंश्योरेंस उसकी थी ₹400 की। ठीक हो गया। ये बेनेवलेंट फंड आई थिंक था अंदर। जितने भी फंड्स आपको दिए गए हैं वो लिख लें आप। पहले ग्रॉस पे ऑफ इनकम, अच्छा जी, इफ़ ग्रॉस पे ऑफ पर्सन इज़ ₹this, अच्छा जी, पे कितनी है, ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन, ये यहीं से वैल्यू मैं यही यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने लगी हूँ। GROSS ग्रॉस पे, महाना मजमूई आमदनी, पर्सन PERSON एक शख्स की, वो है वो कितनी थी आपके पास, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 45,000 रुपये। ठीक हो गया। 400 रुपये इनकम टैक्स दिए थे। अब टैक्सेस देखें वो कितने थे। सारे टैक्सेस ना इसकी इनकम में से माइनस कर देने हमने। सारा इनकम में से टैक्स अदा करने के बाद जो रकम बचेगी वही लेके जाएगा ना अब वो घर। आफ्टर डिडक्शन था ₹400 एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना देता है, इनकम टैक्स दिया उसने, कितने पैसे थे, 400 रुपये का। ठीक है। अब ये दूसरा फंड फंड फंड, ये फंड इसने कितना दिया था, पहले अमाउंट लिखी थी, ये अमाउंट ₹1200। फिर पहले अमाउंट लिखी हुई है जीपी फंड, नाम बाद में लिखा हुआ है जीपी फंड। ये वाला फंड कितना दिया था उसने, ₹1500 का। अब जितने भी फंड है ना एंड रुपीस एज ग्रुप इंश्योरेंस, और फिर उसने इंश्योरेंस भी कराई हुई थी। ग्रुप इंश्योरेंस कितना है, 400। ठीक है। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, जितने भी टैक्स हैं ना इन्हें ऐड कर दें। ठीक है, या टोटल डिडक्शन भी लिख सकते हैं, फिर नीचे ऐड कर लेते हैं, या फिर आप इसी तरह से इधर ऐड कर लें। टोटल टैक्सेस या टोटल फंड कितने हुए उसके, 400 प्लस 1200, 1500 और फिर 400, टोटल कितने हो गए, 3500 रुपया। ठीक है जी। ये कितने फंड्स हो गए इनके पास, ये सारे फंड हमारे पास आ गए ₹3500। इतने की इसके पास डिडक्शन होगी। अब डिडक्शन जो हम पता है वो माइनस ही को कहा जाता है। अब आप देखेंगे वो, अब आप डाटा क्या लिखेंगी, वो आप उन्हें कहते हैं कैलकुलेट हिज नेट टेक होम सैलरी, आप लिखें हिज नेट टेक होम सैलरी या जस्ट नेट टेक होम सैलरी, ये भी लिख लेते हैं, नेट होम सैलरी वो कितनी है, ये इसकी टोटल इनकम थी। ठीक है, उसमें से इतने उसने ये फंड दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, कितने फंड दे दिए, 3500 रुपया तो फंड्स में चला गया। तो अब आप देख लें तो वैल्यू कितने पैसे बचेंगे जो वो गार्ड लेके जाएगा, -3500। तो वो लेके जा रहा है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 41,500 रुपीज़ लेके जा रहा है। कितने में से, 45 में से 3500 रुपया उसका टैक्स में कट गया, वो अदा करने के बाद घर के इतने पैसे लेकर गया। वही पूछ रहे थे वो कि कितने पैसे लेके जाएगा। ये इतना सा और इजी था, क्या करना था, सबको प्लस कर दिया था, जितने फंड थे प्लस करके इनकम में से माइनस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द वैल्यू। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा वैसे कि ग्राफ यूज़ करें, ना लिखा विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, और ना ही लिखा हुआ है कि लॉग टेबल। तो वैसे आपने क्वेश्चन ये लॉग से ही सॉल्व किए थे, तो मैं लॉग से ही करूँगी। तो सबसे पहले आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू किधर कितनी है। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो पहले लिख लें, फिर उसको आप आगे फिर सॉल्व कर लें, टेकिंग लॉग ले लें। फिर जी रिप्लेस द वैल्यूज़ करने लगी। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी, 32.16। कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है।
अगली एल है, एल की वैल्यू 150 है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास, 2 है, 2 कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, आगे वैल्यू पाई की है, पाई की वैल्यू 3142 दी हुई है और उसके ऊपर इन्होंने स्क्वायर रूट डाला हुआ है। स्क्वायर रूट को हटाएं तो उसकी वैल्यू भी आपके पास 1/2 आ जाती है। तो मैं ये लिखने लगी हूँ 3.142, ठीक है। और ये होल पावर क्या आ जाएगी आपकी 1/2। आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये 6.5 का क्वेश्चन है आपका। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करें, फिर लॉग अप्लाई कर दें और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, अब हम करने लगे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, अब एक स्टेप और करने लगी, जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो 1/2 शुरू में आ जाएगा और हर वैल्यू के साथ लॉग आ जाएगा। जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पर प्लस आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। माइनस log 2 माइनस log 3.142। अब उन्होंने लॉग टेबल का वर्ड तो यूज़ किया नहीं है, तो वैसे भी आपके पास लॉग टेबल में भी, हाँ log 2 भी आ रहा है, लॉग टेबल में वैल्यू 10 से दी हुई होती हैं। ये 1/2 इसी तरह लिखेंगे, ये एंड पर सॉल्व होगा। log 32 पॉइंट, अब कैलकुलेटर से, पहले पिछले ग्रुप में हमने लॉग टेबल सीखा, अब हम कैलकुलेटर का यूज़ सीखते हैं। लॉग प्रेस किया, ब्रैकेट लगाई, आगे वैल्यू लिखी हुई है 32.1 और 6, ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल, ये इतनी वैल्यूज दे रहे हैं, आप 4 वैल्यूज लिख रहे हैं, 1.5073 प्लस, आगे फिर इसी तरह ये लिखा हुआ है लॉग, ये लगाएं ब्रैकेट, फिर वैल्यू लिखी हुई है 150 ब्रैकेट क्लोज, ये आगे 2.17609, तो 2.1760 की जगह 1 लिख लेती हूँ क्योंकि आगे 9 है, 9 या 9 से बड़ी वैल्यू हो जाए चौथी, पांचवी वैल्यू बड़ी हो जाए तो चौथी में एक जमा हो जाएगी, यानी 9 में 1 ऐड करें तो 10 हो जाता है ना, एक आ जाएगा इधर। अब log 2, ये लिखा log और 2, ये 3010 0.3010 माइनस, अब फिर लॉग लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर आपके पास है 3.1402, ठीक है, ये तीन ही वैल्यूज थी, तो इसका लॉग आता है आपके पास 0.4972, 0.4972। अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर पर लिखती हूँ और फिर इसे प्लस माइनस करते हैं। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, बाद में इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करने के बाद वैल्यूज को ब्रैकेट लगाएं, फिर मैं लिख रही हूँ 1.50, यही था ना, एक मिनट में, ये लॉग जी 1.5073 प्लस फिर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट 2.1761 ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर ब्रैकेट 0.3010 ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएं 0.497 एंड 2, फिर ब्रैकेट लगा क्लोज कर दी, इक्वल प्रेस करें तो आपको देगा वो 2.88542, ये क्या 2.885 और 54969। यहाँ पर ये देखते हैं लॉग जो सा हमने लिया था 3.142 का लॉग 3.142 का 0.497 एंड 2 ही दिया था आपको, ये प्लस माइनस करके आपके पास से वैल्यू आ गई, आप इसे डिवाइड कर दें, 2.8852 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 1.4426। ये आपके पास लॉग v की वैल्यू आई, या आपको चाहिए जस्ट v की, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ANTI LOG एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पे एंटी लॉग ले, ANTI एंटी LOG लॉग, अब लॉग ऑफ v लिख दिया, इसी तरह ANTI एंटी लॉग लिखा और फिर 1.4426 लिख दिया, लॉग रिकॉर्ड किया, जस्ट v रह गया। अब दबाएं शिफ्ट LOG लॉग, ये 10 से शो करेगा,
ब्रैकेट लगाएं और अंदर वैल्यू लिखें 1.442 और 6 ब्रैकेट क्लोज करें तो आपके पास 27.70 आंसर आ गया। तो आपके पास 27.70 आंसर आया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक हो तो ठीक ही तस्वर की जाती है। अब 6.5 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 6.5 का क्वेश्चन नंबर आपका 27.71 उन्होंने राउंड अप कर दिया क्योंकि आगे वैल्यू 7 है तो इन्होंने इस 7 को 1 कर दिया। तो आप चाहे 7 ही लिखते हैं चाहे 1 लिखते हैं। तो आपका आंसर ठीक हो गया। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 7 का बी पार्ट था। अब 8 का ए पार्ट देखें। 8 के ए पार्ट में वो आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A54 दिया हुआ है और A2 की वैल्यू 4/9 दी हुई है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक 7.4 का होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आई थिंक 7.4 में ही है आपकी जी। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आई थिंक आपको। ए एन आपको क्या फाइंड करें। A5 और A3 की दी हुई है और A2 भी दी हुई है। फर्स्ट वी फाइंड ए एंड आर। पहले हम ए और आर फाइंड करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा A1 फाइंड करे। A5/A3 की वैल्यू आपको 4/9 दी हुई है और A2 की वैल्यू आपको 4/9 दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वी फाइंड ए एंड आर। फर्स्ट वी फाइंड ए एंड आर। पहले ए और आर फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं। A n = ARn-1। अब आपके पास ए आर पहले आपने 2 दफ़ा लगाना है, इधर भी और इधर भी लगाती हूँ। ARn-1, ठीक है। सबसे पहले इधर देखें ए एन तो आपके पास नहीं है लेकिन A2 की वैल्यू तो दी हुई है इसलिए मैं 2 ही लगा देती हूँ। ए की जगह ए आपके पास नहीं है वो हम फाइंड कर रहे हैं, आर भी हम फाइंड कर रहे हैं। एन की वैल्यू 2 2 - 1। A2 रिप्लेस द वैल्यू ऑफ A2 की वैल्यू है 4/9। तो A2 की जगह हमने 4/9 लिख दिया। ए की जगह AR2 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास अभी एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमारी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब आप दूसरा देखें, दूसरी इक्वेशन से शायद हमारे पास वैल्यू निकल आए। आपको दूसरी वैल्यू ये दी हुई है तो यानी A5 है तो A5/A3 इधर ऐसे ही लगा दूंगी। ऊपर ऊपर भी मैं लगाऊंगी और नीचे भी। ए की जगह ए, आर की जगह आर, एन की जगह पर मैं लगा दूंगी 5 - 1। इसी तरह ओवर लगाऊंगी। ए की जगह ए, आर की जगह आर और एन की जगह 3 - 1 लगा दूंगी। A5/A3 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 4/9। ये भी 4/9 दी हुई है आपके पास जी। ये भी आपके पास 4/9 दी हुई है। ए वाली वैल्यू ए से कैंसिल हो जाएगी। आर में 5 में से 1 निकाल देंगे तो ए की 4 हो जाएगा। आर की 4 हो जाएगा। 3 में से 1 निकाल देंगे तो आर की 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 4/9। तो यानी इस तरह भी काट जाएगा। ये 4 में बेस एक जैसी पावर पर जाके माइनस हो जाएंगी। 4 में से 2 निकाल देंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा। ए की 2 आपको A2 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे और स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो +-2/3 +-2/3। ए की वैल्यू आपकी +-2/3 आ जाएगी। अब आप ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये मैं +2/3 भी पुट किया हुआ है उन्होंने और -2/3 भी पुट किया हुआ है। अब आप इधर तो इकट्ठा ही कर दें। +- आर की जगह पर 4/9। ए की जगह हम क्या करने लगे हैं पुट। A = +-2/3, ठीक है। ए की जगह पर आप 2/3 साथ +- भी लगा दें। आर की जगह ये 2/3 है तो इस तरफ जाकर 3/2 हो जाएगा। उलट जाती है ना वैल्यू, तो इधर मैं 3/2 लिख रही हूँ। 4/9 अपनी जगह पर लिख रही हूँ। +- लगाना चाहे तो लगा लें। आर, ठीक है। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो आंसर आपका आ गया आर की वैल्यू 2/3। आर की वैल्यू आपके पास 2/3, यानी आपने 2/3 ही रिप्लेस किया था। ए की वैल्यू
सॉरी इसमें ए ही की वैल्यू आपके पास आई है, आर की वैल्यू इधर आपने क्या कटिंग की थी, आर आया था ना, सॉरी मैंने इधर ए लिख दिया था, ये आपके पास आर आया था, आर ही की वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू नहीं आई आपके पास। यहाँ पुट आर इज़ इक्वल टू 2/3, आर की जगह 2/3 पुट कर दिया तो ए अपनी जगह पर ही आ गया। अब ए की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई, आर की वैल्यू 2/3 पुट किया है तो ए की वैल्यू भी आपके पास 2/3 आ गई। इफ़ आर इज़ इक्वल टू -2/3 दैन ए, ये इन्होंने ए की वैल्यू पहले प्लस ही पुट किया, प्लस माइनस नहीं पुट की। अब माइनस वाली, क्योंकि उन्होंने ए एन में आपके पास माइनस वाली वैल्यू लिखी हुई है, तो आप लिख सकते हैं माइनस वाली वैल्यू में लिखने के लिए इफ़ आर इज़ इक्वल टू -2/3 दैन ए, तब ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, देखिए जिस मर्जी इक्वेशन में इस इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी ये वाली, आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। 4/9 इज़ इक्वल टू ए अपनी जगह पर, आर की जगह -2/3 लिखा है, इस तरफ जाकर 3/2 हो जाएगा और माइनस अपनी जगह पर ऐसे ही रह जाएगा और 4/9 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास -2/3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस में किया था तो +2/3 थी, माइनस में किया तो -2/3 होगी, लेकिन आपकी बुक में पीछे माइनस में ही रिप्लेस की हुई है ए एन की वैल्यू। ए एन इज़ इक्वल टू ए और n-1, ए एन उन्होंने पूछा था, ए एन आपको नहीं दिया हुआ था, ए एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए एन सही है, ए की वैल्यू भी 2/3 है और आर की वैल्यू भी आर की वैल्यू उन्होंने -2/3 लिखी हुई थी और n-1 लिखा हुआ था। ठीक है, अब आप क्या बेस एक जैसी या पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, -2/3 ही किया है, ए को पॉजिटिव के साथ नहीं सॉल्व किया, माइनस के साथ सॉल्व किया हुआ है। -2/3 ए की वैल्यू भी -2/3 पुट किया और आर की वैल्यू भी -2/3 पुट किया। बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है तो ये भी है, तो मैं -2/3 n-1, तो बेस एक जैसी है, पावर्स ऐड होती हैं, 1 से कैंसिल हो जाएगा, ए एन की वैल्यू आ जाएगी -2/3 की पावर n। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उन्होंने माइनस लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, वैसे प्लस माइनस इकट्ठा भी लिख सकते, प्लस नहीं ना शो करते, प्लस माइनस उन्होंने जस्ट माइनस वाली ली हुई है, माइनस ए की वैल्यू भी माइनस वाली ली हुई है और आर ही की ली हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये माइनस वाली वैल्यूज़ आपके, ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ये भी प्रूव ही था। अब देखें 8 का बी पार्ट, वो उसमें वो आपको क्या कह रहे हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूँगी, मैंने ए की जगह ऑलरेडी वैल्यू लिख लिया 2 3 5 7 और 9, और इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन डाला और बी की जगह मैंने बी की वैल्यू लिखी है जी। अब देखिए मैं इनको इंटरसेक्शन करने लगी हूँ, इस वैल्यू इसमें इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, ये आई थिंक पहले भी आया हुआ है 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5 क्वेश्चन, ये पहले पार्ट में भी था, 3 और 5 ही आंसर आया। अब इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख दी, इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू है 2 3 4 5 और 6, ये मैंने लिख दी। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना मतलब वैल्यू जो इसमें भी है और इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका आंसर भी आपके पास जस्ट 3 और 5 आ गया। ठीक हो गया, लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड की तरफ आए, राइट हैंड साइड पे उन्होंने पहले लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आप क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन से सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब कि जो कॉमन हो इसमें भी और इसमें भी हो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 3 और 5 आ गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो पहले ए की वैल्यू ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू लिखी 2 3 5 7 9 ऊपर लिखी हुई थी एज इट इज़ लिख दी, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लगाया और फिर आपने आगे लिखना है बी इंटरसेक्शन सी का आंसर, ये आंसर आया था आपके पास 3 और 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका आंसर भी आ गया आपके पास 3:5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव होगी, लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ 8 चैप्टर का। 9 चैप्टर में फिर ग्राफ आ गया, ग्राफ में वो आपसे कह रहे हैं y इज इक्वल टू 3x + 5। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट और थर्ड का 4 और 2 का क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाते हैं हम। 3x + 5 पुट x इज इक्वल टू 1, जब हमने x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया तो आपके पास 3 + 5 आ गया, y इज इक्वल टू 3 + 5, तो y इज इक्वल टू 5 और 3 8 हो गया।
सही हो गया। एक आपने 1 रिप्लेस किया तो 8 वैल्यू आ गई, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की आ गई। अब आपको चाहिए थर्ड की। अब मैं देखती हूँ -1 पुट करने से आ जाएगी। y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5 पुट x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू y 3 की जगह 3 -1 प्लस 5, तो ये -3 प्लस 5 हो गया। सही हो गया। y इज़ इक्वल टू 5 में से 3 निकालेंगे तो 2, नहीं आपके पास साइन बड़ी वैल्यू का होगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो मैं इससे 2 कर लेती हूँ। 3 2s are 6, ठीक हो गया। 6 में से 5 कट करेंगे तो -1। अब माइनस वाली पुट किया तो माइनस ही आंसर आ गया, तो आपके पास -2 और -1 थर्ड क्वाड्रेंट के आ गए। पहले थर्ड के नहीं बन रहे थे, फिर आपको एक और वैल्यू रखनी पड़नी थी, मैंने इसी में चेंज कर दिया। 3 2s are 6 हो गया। 6 में से 5 कट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के आपके बन गए पेयर। अब आप इसे क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएं और इसे रिप्रेजेंट कर दें। वैल्यूज़ कहाँ तक आ रही हैं, वैल्यूज़ 8 तक आ रही हैं। आप चाहे तो 2 का टेबल लिख लें, चाहे 8 तक काउंटिंग लिख के बना ले, मर्जी है आपकी। नहीं पता चलता तो आप लिख भी सकते हैं, वो मैंने तो कहा था मैं इसे उसी को। चले नेक्स्ट वाले ग्रुप का जब करेंगे ना, तो आप इसको ग्राफ में से बना लेंगे। यहाँ तक ले जाएं, ये हिल गया था मेरे से स्केल जी। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, नज़र आ रहा है ना जी। ये मिड वाला पॉइंट आपके पास 0 होता है, और अब आपने काउंटिंग लिखनी है। 0 से आगे कौन सी होती पॉजिटिव होंगी, मैं 2 का टेबल लिख रही हूँ, ज़रा फासले पे लिख लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो थोड़ी काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। -2 -4 -6 -8, ऊपर भी 2 का टेबल लिख लें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 4s are 8, ठीक है। 0 के पास से शुरू करनी है काउंटिंग देखनी है। अब 0 से नीचे नेगेटिव -2 -4 -6 और -8, ठीक हो गया। ये आपने सारी कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब पहला क्वाड्रेंट 1 और 8, एक्स की पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की होती है। एक्स ज़ाहिर है 1 पुट किया था एक्स की जगह तो ही 8 आया था वाई की वैल्यू। एक्स आपको मिल जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1 नहीं है तो 2 से पीछे कोई भी लाइन ले लें, और दूसरी 8 आपके पास ही है, तो ये ज़ाहिर है यहीं पर 1 होगा ना, तो ये 1 और ये 8, यहाँ पर एक डॉट लगा देती हूँ, ठीक हो गया। ये बन गया। अब नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -1, जो 2 से पहले ही इधर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आपके पास हो जाए -1, ठीक हो गया। ये हो गया। अब इसमें से आप एक लाइन लगा दें, ये और ये डॉट नज़र आ रहा है ना आपको, 2 जी, इसमें से ये जहाँ 2 डॉट मिल रहे हैं यहीं पर पॉइंट बने थे, और ये आपके पास लाइन लग गया y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5, ये कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर दिया। 1 और 3 के हमने लगा लिए थे। अब नेक्स्ट देखें, आपको उन्होंने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ये इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ये a प्लस मेशन d ओवर n, d बराबर होता है x माइनस a के। अब यानी आप सवाल उठता है कि a कौन सा लें। अगर तो वैल्यू आपकी गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अगर तो 10 है तो पहली भी नहीं ले सकते और आखिरी भी नहीं ले सकते, फर्स्ट और लास्ट छोड़ के दरमियान में से जो मर्जी वैल्यू a ले सकते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर है, मतलब 7 है, 3 है, 5 है, तो आपने मिड वाली वैल्यू लेनी है। अब ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो ये 9 वैल्यू है, तो मैं मिड वाली लूँगी। 3 ऊपर से छोड़ दूँगी, 3 नीचे से छोड़ दूँगी, 6 7 8 और 9 देखते हैं। 1 2 3 4 ऊपर से छोड़ दी, 1 2 3 4 नीचे से छोड़ दी, तो वैल्यू आपकी मिड वाली क्या आई, ए आपके पास बना 87, ठीक है। 8 वैल्यू थी, 1 माइनस कर लेना, तो 9 थी, 1 माइनस कर दिया 8 होगी, तो 4 ऊपर से छोड़ दी, 4 नीचे से, तो मिड वाली वैल्यू आपकी ए होगी। अब जहाँ ए लिखा हुआ है, एक्स की हर वैल्यू को ए में से माइनस करना है। एक्स की वैल्यू 184 मैंने लिख दिया, ए की वैल्यू अभी मैंने आपको निकालना बताया 187 है, तो वो मैं 187 लिख रही हूँ। 170 आगे 191 एक्स की वैल्यू है और ए की वैल्यू आपके पास 187। इस तरह 177 एक्स की वैल्यू
वैल्यू लिखनी है x माइनस ए की वैल्यू है 187, x की वैल्यू 168, ए की वैल्यू 187, x की वैल्यू 187, ए की वैल्यू भी 187, क्योंकि है तो ये x वाले कॉलम में ना। तो ये x की वैल्यू 189 और ए की वैल्यू 187, x की वैल्यू 186 और ए की वैल्यू 187, x की वैल्यू 193, ए की वैल्यू 187, x की वैल्यू 195 और ए की वैल्यू 187। अब इसे आपने कैलकुलेटर से माइनस कर लेना है, ठीक है। उन्होंने कहा था समेशन का मतलब होता है प्लस कर देना कॉलम को, इस कॉलम को ऐड करें और फिर यहाँ पर लिखें। ए की वैल्यू आपको मिल गया 187 और एन आपके पास 9 था नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, वो हमने गिन ली थी। ये समेशन एक्स हमको नहीं चाहिए था। अच्छा जी, आगे डी चाहिए था, समेशन डी, और डी ही वाले कॉलम को आप पहले माइनस करूँगी और फिर ऐड करूँगी। माइनस तो हमने किया ही नहीं, 184 माइनस 187, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास -3। फिर आपके पास 191 माइनस 187, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास 4। 171 माइनस 187, तो आपके पास आ गई -16। 168 माइनस 187, तो आ गया -19। 187 ज़ीरो होता है, 189 माइनस 187, तो वो आ गया 2। फिर 186 माइनस 187, तो वो आपके पास आ गया -1। 193 माइनस 187, तो वो आपके पास आ गया 6। 195 माइनस 187, तो वो आपके पास आ गया 8। ठीक हो गया। समेशन डी, समेशन का मतलब है इन्हें ऐड करना। अब ऐड करने लगी, -3 प्लस 4, जिसके साथ प्लस है उसके साथ प्लस का साइन लगाएं कैलकुलेटर पर, जिसके साथ माइनस है उसके साथ माइनस का, यानी प्लस का तो साइन लगता ही नहीं ना, तो वो प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है। प्लस ज़ीरो मैंने नहीं लिखा, चाहे आप चाहें तो लिख लें। +2 के आगे है -1 +6 और +8, वो आपके पास दोबारा करते हैं, -3 +4 -16 -19 +0 +2 -1 +6 और +8 इक्वल -19 आ रहा है। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। डिवाइडेड बाय 9 +187, यस, ये तो 186 समथिंग आ रहा है। 187 ये जो सा था आपका 187 ही था ना। अब इन सबको ऐड करके आपके पास आया जस्ट 19, और आपने अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास आ रहा है -19, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। -19 और डिवाइडेड बाय समथिंग, जो लिखा हुआ वैल्यू है मैं एक बार चेक कर दूँ कि जो वैल्यू आई है इसमें से हमने फाइंड क्या करना था। अच्छा, उन्होंने फार्मूला दे दिया था, उन्होंने कहा था ये आप फाइंड करके बताएं। इसका अर्थमेटिक मीन उन्होंने दे दिया था फाइंड करने के लिए, और आपको क्वेश्चन जी आपको मीन फाइंड करने के लिए दे दिया था। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 64 आता है। हमने वैल्यूज तो नहीं गलत लिखी, 184 191 172, यस यहाँ 172 था, यहाँ मैंने 171 लिख दिया है। 172 माइनस 187, तो आपके पास आता है -16 की बजाय -15, तो यहाँ पर फिर 18 आ जाएगा हमारा, -15। फिर आपके पास 168 187 189 196 189 189 के बाद 196 दिया हुआ है। 189 196 189 186 नहीं 196 है। 189 के बाद 196 है। 196 माइनस 187, तो आपके पास आ जाएगा 9, तो आपके पास आ जाएगा +9। अब हम इसे प्लस माइनस कर लेते हैं, और आगे वाली 186 है और 183 और 185 10 वैल्यूज़ थी और हमने 9 लिख ली थी। इसमें एक वैल्यू हमने नहीं लिखी थी, 184
जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो रहा। 196 अब दोबारा लिखते हैं और दोबारा कर लेते हैं। वीडियो इधर से आगे करके देख लीजिएगा। x इज़ इक्वल टू 184, आगे वैल्यू है 191, आगे है 172, ये मैंने चेक की थी फिर गलत है। 168, 187, 189, 196, 186, 193 और फिर 195। ये आपके पास 10 वैल्यूज़ थी। जब मैंने आपसे कहा था आपके पास 10 वैल्यूज़ हों तो आप ऊपर और नीचे से कोई भी वैल्यू वो आप ए ले सकते हैं, यानी पहली और आखिरी नहीं लेनी, बाकी आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं। मैंने आपको 81 87 ली थी तो मैं अभी भी 187 ले लूँगी ताकि हमें माइनस करने में आसानी रहे। ऑलरेडी हमने किया था। 184 में से 187 माइनस कर देंगे, 184 में से 187 माइनस कर देंगे, -3 आ जाएगा। 191 में से 187 माइनस कर देंगे तो +4 आ जाएगा। 172 में से 187 माइनस कर देंगे, -15 आ जाएगा। और 168 में से 187 माइनस कर देंगे तो -19 आ जाएगा। 187 में से 187 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और फिर 189 में से हम 187 माइनस कर देंगे, 189 में से 187 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 196 में से 187 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 186 में से 187 माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा। 193 में से हम 187 कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और 195 में से 187 माइनस हम कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब इन सब को ये डी वाले कॉलम को हम ऐड कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। -3 + 4 -15 -19 और फिर +2 +9 -1 और +6 और +8। ये आपके पास आ गया। फिर -9 डिवाइडेड बाय 10, 0.9, 187 आंसर 186.1। जी ठीक आ गया आपके पास। यहाँ पर आ गया आपके पास -9। तो वैल्यूज़ हैं आपके पास 10 -9। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। 187 -9 डिवाइडेड बाय, आप देख लेना, -9 डिवाइडेड बाय, मैंने 10 लिखा तो ज़ाहिर है -0.9 आ गया तो मैंने लिखा 187 -0.9 तो आपके पास आ गया 186.1। तो 5 से पहले वैल्यू ठीक हो तो ठीक होता है, आपका आंसर ठीक है 186.1। ये आपका अर्थमेटिक मीन है। इसमें गलती का होगी थी क्योंकि मैंने एक वैल्यू छोड़ दी थी। आपके क्वेश्चन में एक वैल्यू और आती थी, मैंने 9 वैल्यूज़ लिख ली थी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 9th क्लास और होरपुर का ग्रुप 2। आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।